हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम एट आवर यूट्यूब चैनल प्रबल बायोलॉजी। मैं हूं डॉक्टर अभिषेक पांडे। बच्चों, आज हम लोग बायोटेक्नोलॉजी यूनिट से चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस का फास्ट रिवीजन करेंगे और ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स में ये प्रॉब्लम होती है कि जब उनका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है या पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाती है या पूरी बुक कंप्लीट हो जाती है, तो उनको ये नहीं समझ में आता है कि कम से कम टाइम में कुछ मिनटों में ही पूरे चैप्टर को हम कैसे रिवाइज करें। ठीक है, तो इस सेशन में बच्चों आज हम लोग फास्ट रिवीजन करेंगे पूरे चैप्टर का। ठीक है, तो देर न करते हुए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों जो है, सबसे पहले इसमें हर्बर्ट बोयल के बारे में कुछ डिस्कशन दिया है और इससे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो नोटिस करिएगा और देखते हैं कि हर्बर्ट बोयल ने एक कपल ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ई कोलाई में स्टडी किया था और इसमें कैपेबिलिटी थी डीएनए को कट करने की। उसके बाद में ये स्टिक एंड लेफ्ट करता था। ठीक है, और आगे आप इस डिस्क्रिप्शन को देखेंगे भी कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा कैसे स्टिक एंड डीएनए में बनता है और उसके बाद में लाइगेज एंजाइम की मदद से जोड़ के रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड या डीएनए बनाया जाता है। ठीक है, तो नोटिस करिएगा, याद रखिएगा कि हर्बर्ट बोयल ने कपल ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ई कोलाई में स्टडी किया और उसमें कैपेबिलिटी थी डीएनए को कट करने की। ठीक है, एक और साइंटिस्ट हैं स्टैनली कोहेन, जिसके बारे में जो है यहाँ पे बताया गया है कि स्टैनली कोहेन ने भी प्लाज्मिड दैट इज द रिंगलेट ऑफ डीएनए, जिसे बोलते हैं रिंगलेट ऑफ डीएनए, ठीक है, वो प्लाज्मिड है, उसके बारे में स्टडी किया। और ये प्लाज्मिड पाया कहाँ पे जाता है? तो बैक्टीरियल सेल, लेकिन सारी बैक्टीरियल सेल्स में नहीं है। नोटिस करना, याद रखना है आपको, सर्टेन बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म में ये प्लाज्मिड पाया जाता है और रिंगलेट ऑफ डीएनए है, रिंगलेट शेप में होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। इसके बारे में स्टैनली कोहेन ने स्टडी किया और ये भी बताया उन्होंने कि ये इसका रेप्लिकेशन इंडिपेंडेंट है, मतलब उसके मेन जीनोम के जेनेटिक मटेरियल्स के इंडिपेंडेंट ये अपना रेप्लिकेशन कर सकता है। और कोहेन ने एक मेथड भी डेवलप किया। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक मेथड डेवलप किया, वो मेथड क्या था? ठीक है, तो वो मेथड था रिमूविंग दीज प्लाज्मिड फ्रॉम द सेल, सेल से प्लाज्मिड को रिमूव करना और फिर से री इंजर्ट करना दूसरे सेल में। एक सेल से प्लाज्मिड को निकालना और दूसरे सेल में उसे री इंजर्ट करना, फिर से जो है भेज देना। इस मेथड को डेवलप करने वाले कोहेन थे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पेज से भी बन सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, हर्बर्ट बोयल ने कपल ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और कोहेन ने, ठीक है, प्लाज्मिड के बारे में स्टडी किया था। ठीक है बेटा, तो चलते हैं हम लोग जो है इसके नेक्स्ट पेज को स्टडी करते हैं और समझते हैं कि मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जिससे जो है क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछते हैं। तो मेन टॉपिक बेटा इसमें यही आपको मिलेगा, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इनके टूल्स के बारे में बताया जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के और प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो जो है बायोटेक्नोलॉजी में क्या चीज है कि एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या जो है एंजाइम या जो है उन ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो भी जो है प्रोडक्ट बनता है और उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, ह्यूमन के लिए यूजफुल होता है, वो बायोटेक्नोलॉजी में आता है सब कुछ। ठीक है, जैसे मेकिंग ऑफ कर्ड, ब्रेड और वाइन, इन सब का जो है फॉर्मेशन आप करें अगर माइक्रोब का यूज करते हुए करते हैं। ठीक है, तो ये बायोटेक्नोलॉजी में आता है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज ये भी देखते हैं इसमें कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को इससे जो है इस टेक्निक के द्वारा बनाया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी से जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को बनाया जाता है, इसके बारे में आगे आप लोग पूरा डिस्कशन देखेंगे ही। ठीक है, और इसमें एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो ये एग्जाम्पल बड़े ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं कि इन विट्रो, ठीक है, आप कह सकते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू टेस्ट ट्यूब बेबी, ये भी बायोटेक्नोलॉजी का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, सेंसाइजिंग ये जीन एंड यूजिंग इट, ये भी जो है बायोटेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। डेवलपिंग ए डीएनए वैक्सीन, ये भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, या जो है आप कह सकते हैं करेक्टिंग ये डिफेक्टिव जीन, ठीक है, करेक्टिंग ये डिफेक्टिव जीन। ठीक है, जिसे आगे आप टॉपिक में एप्लीकेशन में पढ़ेंगे भी। तो इंपॉर्टेंट एग्जांपल से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि
कौन कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं, तो नोटिस का याद रखिएगा। मेकिंग कर्ड, ब्रेड, वाइन या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी का फॉर्मेशन, जीन को सेंसाइज करना, उसको यूज करना, डीएनए वैक्सीन को डेवलप करना और डिफेक्टिव जीन को करेक्ट करना, ये भी बायोटेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, और यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने भी इसकी डिफिनेशन दी है बायोटेक्नोलॉजी की, जिसमें उसने ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों जो है व्यू को इंटीग्रेट किया है और बताया है डिफिनेशन। तो डिफिनेशन आपके सामने ये रही, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसके आगे जो है फिर जेनेटिक प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जैसे आप शुरू करते हैं, तो इस जो है बायोटेक्नोलॉजी के एक तरीके से देखा जाए, इसके लिए दो मेन कोर टेक्निक होते हैं। ठीक है, दो मेन कोर टेक्निक होते हैं जो बायोटेक्नोलॉजी की शुरुआत कराते हैं, आप कह सकते हैं। एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग, और दूसरा हो जाएगा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या आपको नोटिस करना है, याद रखना है, जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें जेनेटिक मटेरियल, वो चाहे डीएनए है या आरएनए है, उसके नेचर को, उसके स्ट्रक्चर को या उसकी केमिस्ट्री को आप अल्टर करते हैं। तो मेन पॉइंट आपको यही फोकस करना है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें न्यूक्लिक जेनेटिक मटेरियल जो है डीएनए आरएनए, उसकी केमिस्ट्री को आप अल्टर करते हैं। ठीक है, और उसके बाद में जो है उससे किसी होस्ट में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। होस्ट में जब आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो होस्ट का जो है फिनोटाइप चेंज हो जाता है और उसके बाद में इसी होस्ट को आप कहने लगते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये एक कोर टेक्निक हो गई थी आपकी जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग, और दूसरी कोर टेक्निक इसकी है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में क्या होता है कि जब आपने कोई होस्ट ऑर्गेनिज्म में इनकॉर्पोरेट कर दिया, ठीक है, जीन को, उसके बाद में उसका आप मेंटेनेंस करें और स्टेराइल एम्बियंस उसके चारों तरफ रखें। ठीक है, जिससे जो है डिजायर्ड माइक्रोब या यूकैरियोटिक सेल की ही ग्रोथ हो पाए और आप मनचाहा प्रोडक्ट जो भी आप चाह रहे थे, वो चाहे एंटीबायोटिक है या वैक्सीन या एंजाइम, उसका फॉर्मेशन करवा सके। तो दो मेन कोर टेक्निक हो जाती हैं, एक हो जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा हो जाता है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ठीक है, तो बच्चों जो है इसके आगे फिर आपको बताया गया है कि इस टेक्निक में रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन किया जाता है। उसके बाद जो है यूज ऑफ जीन क्लोनिंग और जीन ट्रांसफर भी करते हैं। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जाएगा, जीन की क्लोनिंग कराएंगे और जीन को फिर ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताया गया है, याद रखिएगा, और इसका डिस्क्रिप्शन अभी आप आगे देखेंगे भी। ठीक है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि जो है जो पीस ऑफ डीएनए होता है, जब भाई जो है आप देखेंगे अभी पूरी प्रोसेस में, तो वहां पे आप देखेंगे कि अगर जो है पीस ऑफ डीएनए है तो इटसेल्फ अपने आप को खुद मल्टीप्लाई नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अपने आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकता है। जैसे आप डिस्क्रिप्शन बैचेट में आपने पढ़ा भी होगा कि किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म जैसे ई कोलाई के द्वारा ही सपोज करिए आपको इंसुलिन, ह्यूमन इंसुलिन बनवाना था, तो ई कोलाई के अंदर अगर किसी ह्यूमन का फंक्शनल जीन, केवल ह्यूमन का ओनली फंक्शनल जीन इंडिपेंडेंटली डाल दिया जाए तो जो है अपने आप वो मल्टीप्लाई नहीं करेगा। इसीलिए जरूरत पड़ती है कि इसे जो है इंटीग्रेट किया जाए, किसी के साथ जोड़ा जाए। ठीक है, और उसके बाद में फिर जो है जैसे किसी जो है के साथ जोड़ेंगे और प्लाज्मिड के साथ में उसे इंटीग्रेट करते हैं तो वो जो है मल्टीप्लाई कर सकता है और इनहेरिटेड भी हो जाता है। ठीक है, उसके होस्ट के डीएनए के साथ में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको नोटिस करना है। ठीक है, और उसके बाद में फिर आपको बताया गया है कि कुछ स्पेसिफिक, अगर प्लाज्मिड की बात करें या क्रोमोसोम की बात करें तो उसमें स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होता है जिसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है, और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या चीज है, ये रेप्लिकेशन को इनिशिएट कराता है। क्या कराएगा, रेप्लिकेशन को इनिशिएट कराएगा। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद में फिर बात करते हैं हम लोग कि आगे क्या बताया गया आपको कि जो ये स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है इसी को कहते हैं, वो चाहे प्लाज्मिड हो या कोई भी क्रोमोसोम हो, उसमें जो है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, और फिर एलियन पीस ऑफ डीएनए जो रेप्लिकेट करता है, ठीक है, और मल्टीप्लाई करता है अपने आप को होस्ट ऑर्गेनिज्म में। कैसे करता है, जब जो है उसे आप ऐसे प्लाज्मिड में इंजर्ट करते हैं, जोड़ देते हैं और फिर होस्ट में आप भेज देते हैं, तो एलियन पीस ऑफ डीएनए रेप्लिकेट कर सकता है जो इंडिपेंडेंटली अकेले खुद नहीं कर पाता था होस्ट की बॉडी में। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड करने का मतलब यही होता है कि हमारा डीएनए जो हम जीन ऑफ इंटरेस्ट था, अगर हमने होस्ट में भेजा तो वहां पे उसको रेप्लिकेशन कर सके जो इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाता था, नॉट टू बी एबल मल्टीप्लाई इटसेल्फ। और जैसे ही हमने इनकॉर्पोरेट किया, जोड़ दिया ऐसे प्लाज्मिड के साथ में,
जिसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन था, तो होस्ट में जाने के बाद वो रेप्लिकेट करेगा, ठीक है। उसके बाद में फिर जो है क्लोनिंग करेगा और जिससे अपनी मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपी भी बनाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद में फिर जो है यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको बताया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है बेटा ये आपके लिए। क्यों? क्योंकि जो है इसमें बताया गया है कि सबसे पहले आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल का जो फॉर्मेशन किया गया था, तो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए का कंस्ट्रक्शन जो है जो हुआ बनाया गया, ये पॉसिबल तब हो पाया जब जीन को लिंक करने की जो है एक नॉलेज डेवलप हुई लोगों में, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ लिंकिंग अ जीन एनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस विद अ नेटिव प्लाज्मिड, ठीक है, उस नेटिव प्लाज्मिड में जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन रखता था उसमें जो है जीन को किसी भी जीन को लिंक करने की जोड़ने की जो है कैपेसिटी जब आई तो जो है ऐसा नॉलेज गेन हुआ, साइंटिस्ट को मिला, तो ये फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट टेक्निक डेवलप हुई, ठीक है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम ये जो है बैक्टीरिया है, इससे स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने दोनों लोगों ने 1972 में एकम्प्लिश पूरा किया जो है ये काम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने का, ठीक है, याद रखिएगा। तो कौन सा बैक्टीरिया है? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम बैक्टीरिया के प्लाज्मिड से स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने 1972 में रिकॉम्बिनेंट डीएनए या रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड का फॉर्मेशन किया, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। फिर इसमें आपको यह भी बताया गया है कि जब उसे आइसोलेट किया गया था, क्योंकि साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम में पाया जाने वाला प्लाज्मिड उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं और वो ऐसा नेचर प्रोवाइड करता है, तो जिसका जो है आप आगे यूज करेंगे, क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन अगर प्लाज्मिड में है तो वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसे जो है उसे आप सेलेक्टेबल मार्कर के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, जो आगे अभी आप देखेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा इस चीज को। फिर उसके बाद में आपको बताया गया है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है जिसकी डिस्कवरी की गई, जिसे आप मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं, और इसकी मदद से ही जो है आप डीएनए को कट करेंगे, ठीक है, और उस कट पीस को जो है फिर आप लिंक कर देंगे, जो भी कट पीस डीएनए का है उसे आप प्लाज्मिड के साथ में लिंक कर देंगे, ठीक है, याद रखिएगा। और वो प्लाज्मिड डीएनए जो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसी होस्ट में लेकर जाता है उसे आप वेक्टर कहते हैं, ठीक है, और वो जो है हमारे जो है पीस ऑफ डीएनए को जो उसमें अटैच हमने किया था, लिंक किया था, उसे ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो इसके बारे में बताया गया है। फिर जो है आप आगे देखते हैं कि ये जो है जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स को जो है लिंक किया गया था, ये पॉसिबल हो पाया था अगर आपसे पूछा जाए कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को जो है किसी भी जो है वेक्टर में अगर जो है उसे लिंक किया गया या किसी भी एलियन डीएनए को किसी प्लाज्मिड के साथ में लिंक किया गया, इसके लिंकिंग पॉसिबल कैसे हो पा रहा है? डीएनए लाइगेज एंजाइम की मदद से। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, याद रखिएगा कौन सा एंजाइम? डीएनए लाइगेज एंजाइम की मदद से, ठीक है। उसके बाद में फिर आपको बताया गया है कि जैसे ही जो है डीएनए लाइगेज की एंजाइम की मदद से किसी भी जीन को जो है किसी भी एलियन डीएनए को प्लाज्मिड के साथ जब आप लिंक कर देते हैं तो इससे एक न्यू कॉम्बिनेशन बनता है। क्या बनता है? न्यू कॉम्बिनेशन बन जाता है, याद रखिएगा। और फिर इन विट्रो मीडियम में, लैबोरेटरी में आप जो है जो उसे आप बनाते हैं और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाता है, ठीक है, याद रखिए। नया कॉम्बिनेशन ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो है आपने जो है पहले कट किया था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, मॉलिक्यूलर सीजर से, ठीक है, डीएनए को और प्लाज्मिड को। उसके बाद में फिर दोनों को डीएनए लाइगेज के द्वारा जोड़ दिया तो एक नया कॉम्बिनेशन बना, उसे बोला गया जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, याद रखिएगा। और इस डीएनए को फिर ट्रांसफर कर देते हैं एस्चेरिचिया कोलाई से में। कहाँ किए थे? ट्रांसफर किए थे एस्चेरिचिया कोलाई में करते हैं, जो साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से क्लोजली रिलेटेड होता है। तो जिसके कारण से जो है वो आसानी से उसके अंदर जो है उसके डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की मदद से नए होस्ट में अपना मल्टीप्लिकेशन करता है और फिर मल्टीपल कॉपी बनाता है, ठीक है। और मल्टीपल कॉपी बनाना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन वाला जो प्लाज्मिड है जो उसके अंदर इकोलाई के अंदर अपना मल्टीपल कॉपी बनाएगा, इसी को बोलते हैं क्लोनिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन इकोलाई, ठीक है, याद रखिएगा। तो फिर उसके आगे जो है अब आपको अगर इसमें देखते हैं कि जो है और कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो बेसिक स्टेप होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइंग एन ऑर्गेनिज्म के, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। एक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन। पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद इंट्रोडक्शन करेंगे आइडेंटिफाइड डीएनए का होस्ट में। उसके बाद में फिर जो है तीसरा स्टेप बेसिक स्टेप होता है कि उसको मेंटेनेंस करेंगे उस इंट्रोड्यूस डीएनए को होस्ट में, और फिर जो है ये भी आप उसमें मेंटेनेंस करेंगे और जो है देखेंगे कि वो ट्रांसफर करे डीएनए जो आपने उसमें इंट्रोड्यूस किया था अपने प्रोजेनी में। टूल की बात आती है बेटा, तो इसमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ये बड़ा इंपॉर्टेंट टूल होता है
और ये दो एंजाइम थे, जो दो एंजाइम थे जो क्या करते थे, बैक्टीरियोफेज की जो है ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करते थे एस्चेरिचिया कोलाई में, बैक्टीरिया में। तो एक तरीके से ये बैक्टीरिया ने अपने अंदर किस लिए रखा था, अपने डिफेंस मैकेनिज्म के लिए रखा था, ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें से एक एंजाइम जो मेथाइल ग्रुप को जोड़ता है डीएनए से, ठीक है, और इसलिए जोड़ता है जिससे जो है ट्रांसक्रिप्शन जो है प्रिवेंट हो जाए उस जो है बैक्टीरियोफेज का, और जिससे बैक्टीरियोफेज इकोलाई में ग्रोथ ना कर पाए, ठीक है। तो मेथाइल ग्रुप इसलिए जोड़ा जाता है। और दूसरा जो था वो कट करता था डीएनए को, और उसे बोलते थे, ठीक है, बाद में उसे बोला गया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। तो पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज जो था वो था हिंड सेकेंड, क्या नाम था उसका, हिंड सेकेंड, याद रखिएगा, ठीक है। और जो ये हिंड सेकेंड था ये जो है कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस को जो है पहचानता था, रिकॉग्नाइज करता था, जिससे डीएनए को कट करता था। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने बेस जो है बेस पेयर को रिकॉग्नाइज करता था, तो वो 6 बेस पेयर को जो है रिकॉग्नाइज करता था, ठीक है। कौन, हिंड सेकेंड 6 बेस पेयर को रिकॉग्नाइज करता है, जिससे डीएनए को इसी को रिकॉग्नाइज करके कट करता है, याद रखते हैं आप, ठीक है। वो 6 बेस पेयर कौन सा होता है, तो आपको बताया भी गया है कि वो होता है जो है गुआनिन, थायमीन, पिरिमिडीन, प्यूरिन, एडेनिन, साइटोसिन, ठीक है। इनका जो है 6 बेस पेयर है, जिससे जो है वो रिकॉग्नाइज करता है। उसके बाद में अगर देखा जाए कि आज के समय में हिंड सेकेंड के अलावा 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को जो है जाना जाता है, और इसमें से 230 स्ट्रेन बैक्टीरिया से जिनको आइसोलेट किया गया है। तो आज के समय में देखा जाए टोटल हिंड सेकेंड के अलावा और कितने एंजाइम जो है नोन है, तो आप कह सकते हैं 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो 230 अलग अलग स्ट्रेन की बैक्टीरिया से निकाले गए हैं, ठीक है। अगर इनके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो जो पहला लेटर होता है ये होता है जीनस, और जो दूसरे 2 लेटर्स होते हैं ये होते हैं स्पीसीज, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे एस्चेरिचिया कोलाई RY13 से एको आर फर्स्ट निकाला गया था, तो इसमें ई जो है, ई का मतलब आप कह सकते हैं ई जो है ये बेटा हो जाएगा एस्चेरिचिया जीनस है, CO से हो जाएगा कोलाई स्पीसीज है, R जो है ये जो है डिराइव्ड होता है, आगे आपको बताया गया है स्टेन से, और जो रोमन नंबर है ये ऑर्डर को बताता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। उसके बाद देखते हैं बच्चों यहाँ पे जो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 2 क्लास में जो है एक तरीके से इनको क्लासिफाइड किया गया है। मेन तो ये जो इनका क्लास है, लार्जर क्लास, दैट इज द न्यूक्लियर है, न्यूक्लियेज एंजाइम है, और इनको जो है 2 अलग अलग प्रकार से भी यहाँ पे डिवाइड करते हैं। एक है एक्सोन्यूक्लियस, दूसरा है एंडोन्यूक्लियस, याद रखिएगा। एक्सोन्यूक्लियस का काम होता है कि ये जो है एक्सोन्यूक्लियस क्या करेगा, ये जो है डीएनए को कट करेगा एंड पे, ठीक है, एंड साइड पे, दैट इज द आउटर रीजन में डीएनए को कट करेगा। और जो एंडोन्यूक्लियस होता है ये डीएनए को विद इन दैट द जो है अंदर के साइड में कट करता है, कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए। तो एंड ऑफ द डीएनए एक्सोन्यूक्लियस और विद इन द डीएनए एंडोन्यूक्लियस, याद रखिएगा। या और जो ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं ये जो है किस तरीके से जो है फंक्शन करते हैं, तो एक तरीके से देखा जाए यहाँ पे इंस्पेक्टिंग करते हैं ये लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस का, याद रखिएगा इस चीज को, और स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस को ही देख के वो कट करते हैं, याद रखिएगा इस चीज को। डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, और डबल हेलिक्स में जो है अगर देखा जाए कि उस डबल हेलिक्स में, डबल स्टैंडर्ड डीएनए में ये एंडोन्यूक्लियस या एक्सोन्यूक्लियस जो भी है ये कट कैसे करते हैं, तो शुगर फास्फेट बैकबोन को ही कट करते हैं, ठीक है। इनको रिकॉग्नाइज करने का क्या तरीका होता है, क्या पैटर्न होता है, तो ये पैलेंडोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं, उसके बाद में कट करते हैं। जैसे एको और फर्स्ट के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है कि इनका सीक्वेंस जो है रिकॉग्नाइज करने का, ये जी आप ध्यान रखिएगा, जी है गुआनिन, एडेनिन, थायमीन और साइटोसिन, ठीक है। तो एक स्टेन में अगर ऊपर वाली स्टेन में आप देखते हैं कि इसने गुआनिन, एडेनिन, थायमीन, साइटोसिन को जो है रिकॉग्नाइज किया, तो नीचे जो है इन्हीं का कंप्लीमेंट्री साइटोसिन, थायमीन, एडेनिन, गुआनिन को जो है रिकॉग्नाइज करेगा। और ये भी देखेंगे कि एडेनिन और गुआनिन के बीच में ही ये कट करता है, चाहे ऊपर वाली स्टेन में देखें चाहे नीचे वाली स्टेन में देखें, ठीक है। और जिससे ये यहाँ पे एक जो है स्टिकी एंड इधर मिल गया और एक स्टिकी एंड इधर मिल गया, और ये दोनों स्टिकी एंड इसलिए कहलाते हैं क्योंकि एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होते हैं, और जैसे ही पास में आते हैं तो ये फिर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, और फिर से जो है एक नया कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिखाई देने लगता है, जिससे जो है अलग अलग डीएनए अगर थे तो इन्हीं को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, याद रखिएगा। पैलेंडोम का मतलब वैसे ही हुआ जैसे मलयालम
अगर आप जो है आगे से या पीछे से दोनों साइड से अगर आप पढ़ते हैं, ठीक है, इधर से और इधर से, तो सेम शब्द आपको मिलेगा। ऐसे इसमें भी था कि अगर जो है दोनों अलग अलग स्टैंड में आप देखते हैं तो इधर से और इधर से, ठीक है, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में आपको जो है यहाँ पे ये मिलेगा कि दोनों डायरेक्शन में जो है सेम सीक्वेंस आपको देखने को मिल सकती है, याद रखिएगा, ठीक है। चाहे आप जो है इस डायरेक्शन में आप देखते हैं और चाहे जो है आप इस डायरेक्शन में देखते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग स्टैंड में होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इस पैराग्राफ में आपको वही बताया गया है कि 5 to 3 डायरेक्शन में GATTC और C 3 to 5 डायरेक्शन में CTTAAG, याद रखिएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एको और फर्स्ट का रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है थोड़ा सा सेंटर से अभी लिटिल अभी कट करता है पैनोरम साइड पे, याद रखिएगा इस चीज को भी। उसके बाद में अगर देखते हैं कि जो है जब ये कट करेगा तो ओवर हैंगिंग स्टेज जो होते हैं उन्हीं को स्टिक एंड बोला जाता है। उनके पास कैपेसिटी होती है कि स्टिकनेस होता है, याद रखिएगा, और स्टिकनेस दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड फिर से जो है बन जाते हैं जैसे वो पास आते हैं, और डीएनए लाइगेज इस प्रोसेस को और ही आसान कर देता है, ठीक है, जिससे जो है दोनों स्टिकी एंड आपस में जुड़ जाते हैं, याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि अगर आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है तो अगर जो है आप जो एलियन डीएनए लेते हैं और वेक्टर लेते हैं, दोनों को सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से ही कट करना होता है, जैसे सेम काइंड ऑफ स्टिक एंड आपको मिले, ठीक है। सेम काइंड ऑफ स्टिक एंड मिलेगा तो डीएनए लाइगेज की हेल्प से आसानी से वो जोड़ दिया जाएगा। इस फिगर में आपको वही दिखाया गया, इधर वेक्टर लिया गया है और इस साइड में जो है फॉरेन डीएनए लिया गया है। इन दोनों को जो है यहाँ पे आप देखते हैं कट करने के बाद में जोड़ दिया गया है, किसकी मदद से, लाइगेज की मदद से आपने इसे जोड़ दिया है, याद रखिएगा। उसके बाद में फिर यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बन गया। अब उसके बाद में इसे जो है किसी होस्ट में आपने इनकॉर्पोरेट कर दिया, जो इकोलाई है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि इसके पहले इकोलाई नॉर्मल रहा होगा, अब ये कैसा हो गया, एक तरीके से ये जो है आप कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेंट हो गया। कैसा हो गया, ट्रांसफॉर्मेंट हो गया। और इसके बाद में फिर इसका जो है जब ये सेल डिवाइड करेगा इकोलाई, तो इसके साथ में जो हमने डीएनए अपना जोड़ा था वो डीएनए भी डबल होता रहेगा। इसी को बोलते हैं क्लोनिंग ऑफ होस्ट, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाते हैं। उसके बाद फिर आपको बताया गया है कि किसी भी जो है जब आपने कट किया था डीएनए को, प्लाज्मिड को, या जो है जीन ऑफ इंटरेस्ट एलियन डीएनए को, तो फिर जो है उसे आप आइसोलेट और सेपरेट कैसे करते हैं, तो उसके लिए जो प्रोसेस होती है सेपरेट करने के लिए बेटा वो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है और जो है यहाँ पे इस जो है आप देखेंगे यहाँ पे जो आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस यहाँ पे जो है ये प्लेट आपको दिखाई गई है, ये एगेरोज होता है जेल। यहाँ पे क्या होता है, एगेरोज जेल होता है, इस चीज को याद रखिएगा। और ये होते हैं बेल, और बेल में जो है जब एगेरोज जेल यहाँ पे मैट्रिक्स का काम करता है, इसी बेल में जो है डीएनए को डाला जाता है कट पीस को, तो जो सबसे छोटा होता है वो दूर जाता है और इधर ही जो है होता है एनोड, आप कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज वाला, और जो है इसी की तरफ आप कह सकते हैं डीएनए अट्रैक्ट होता है, इसी के साइड में डीएनए अट्रैक्ट होता है, जो यहाँ पे एगेरोजेल सीविंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है और जो है जिससे जो है सबसे छोटा वाला डीएनए सबसे दूर पहुंच जाता है टुवर्ड द एनोड। तो उसी को यहाँ पे जो है आपको बताया गया है, इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो है डीएनए जो है ये सेपरेशन का प्रोसेस होता है। डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड पे आपको पता है पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डेवलप होने से जो है वहां पे उस तरफ वो अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। और मैट्रिक्स जो यूज किया जाएगा वो एगेरोज यूज किया जाएगा। एगेरोज कहाँ से ऑब्टेन किया गया, ये सी वीड से ऑब्टेन किया गया, ठीक है। और रेड एल्गी होता है, वहां से इसको निकाला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट किस अकॉर्डिंग होते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर साइज। कई बार जो है एग्जाम में क्वेश्चन आए भी हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और सीविंग इफेक्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे एगेरोजेल सीविंग इफेक्ट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि जब आप जो है इसको देखते हैं, विजुलाइज करते हैं, तो स्टेन करने की जरूरत पड़ती है, बिना स्टेनिंग के नहीं दिखाई देता। स्टेन करने के लिए जो डाई यूज किया जाता है वो है एथोडियम ब्रोमाइड, याद रखिएगा। और वहां पे जो है एक्सपोजर आपको करना पड़ेगा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का, जिसके बाद में डीएनए ऑरेंज कलर के आपको बैंड दिखाई देंगे, ठीक है, याद रखिएगा। डीएनए को उसके बाद में फिर आप कट करते हैं एगेरोज जेल से और एक्सट्रैक्टेड निकाल लेते हैं जो है जेल पीस से, याद रखिएगा। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं एलूशन। एलूशन इज ए प्रोसेस इन विच डीएनए कट आउट फ्रॉम द एगेरोज जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस, दैट इज द इल्यूशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी नीट में आ चुका है, पूछा भी जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बच्चों क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर में जो है आपको बताया गया कि प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज ये सब जो है क्लोनिंग वेक्टर का काम करते हैं।
क्योंकि इन सब के पास इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन की कैपेसिटी होती है। किसी भी जो है ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरियोफेज जो है हाई नंबर पर सेल प्रोवाइड करता है। प्लाज्मिड हो सकता है कि एक ही नंबर दे या 2 कॉपी ही बनाए, कुछ ऐसे भी होते हैं जो 15 से 100 कॉपी भी बनाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और जो है जिस तरीके से जरूरत होती है उस तरीके से वेक्टर को यूज किया जाता है। जो है वेक्टर जो यूज किया जा रहा है आज के समय में या इंजीनियर बनाया जा रहा है, ठीक है, उसमें जो है ये देखना होता है कि जो है कि वो जो है आसानी से लिंक कर सके फॉरेन डीएनए को, और उसके बाद में सिलेक्शन कर सके रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट का। तो सबसे अच्छे वेक्टर की अगर बात की जाए जो आज के समय में जो बनाए जाते हैं तो उनके पास करेक्टर होना चाहिए कि आसानी से उसमें लिंकिंग हो सके फॉरेन डीएनए की, उसके बाद में सिलेक्शन किया जा सके रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट का, ठीक है बच्चों। तो उसके बाद में फिर जो है हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कुछ फीचर बताए गए थे जो क्लोनिंग वेक्टर के लिए होते हैं, फैसिलिटेशन आसान बनाने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। क्लोनिंग वेक्टर करने के लिए क्लोनिंग जब कर रहे होते हैं वेक्टर की तो जो बड़े ही जरूरी होते हैं उनमें है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन अभी थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक ऐसा स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। और क्या काम करता है ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर, ठीक है, ये सीक्वेंस कंट्रोल करता है कॉपी नंबर को कि कितने कॉपी बनने हैं, ये भी यही कंट्रोल करेगा, ठीक है, याद रखिएगा। और अगर कोई जो है ज्यादा कॉपी बनाना चाह रहा है, रिकवर मेनी कॉपी, ज्यादा कॉपी बनाना चाह रहा है टारगेट डीएनए का, तो जो है उसे ऐसे वेक्टर को यूज करना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। कोई ऐसा है, मान लीजिए जैसे आप ही हैं या कोई भी साइंटिस्ट ही ऐसा है जो ज्यादा कॉपी बनाना चाह रहा है, याद रखिएगा, टारगेट डीएनए का या एलियन डीएनए का, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि ऐसा वेक्टर उनको लेना चाहिए जो हाई कॉपी नंबर को सपोर्ट करे। जो क्या करे? हाई कॉपी नंबर को जो सपोर्ट करे, ऐसा वेक्टर लेना चाहिए, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ये रिक्वायर्ड होता है क्लोनिंग वेक्टर के लिए। क्यों? क्योंकि जो है वहीं से रेप्लिकेशन स्टार्ट भी होगा और कॉपी नंबर को भी वो कंट्रोल करेगा। उसके बाद सेलेक्टेबल मार्कर की जरूरत होती है। सेलेक्टेबल मार्कर की जरूरत इसलिए होती है कि बाद में ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट को आप पहचान सके, आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है। और जो है आइडेंटिफाई करने के बाद में एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को एलिमिनेट करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं और केवल परमिट करते हैं ट्रांसफॉर्मेंट की ग्रोथ को, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेंट दैट इज जिसमें जो है हमने अपना एलियन डीएनए को इनकॉर्पोरेट कर दिया, जोड़ दिया, इंजर्ट कर दिया, ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद में जो है देखते हैं यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन है एक ऐसी प्रोसेस होती है, याद रखिएगा, कि जिसमें जो है आपने अपने पीस ऑफ डीएनए को होस्ट बैक्टीरियम में पहुंचा दिया है। और कैसे पहुंचा दिया है? लाइगेंड करके प्लाज्मिड के साथ में या किसी भी जो है ऐसे वेक्टर के साथ में, ठीक है। यहाँ पे जो है ये भी देखना होता है कि जो है सेलेक्टेबल मार्कर में एम्पिसिलिन, क्लोराफेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन या कैनामाइसिन ऐसे एंटीबायोटिक्स होते हैं। ये सब जो है बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर का काम करते हैं, याद रखिएगा, जिससे जो है आप फिर जो है बाद में ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को पहचान सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। जो नॉर्मल ई कोलाई होता है बेटा, उसमें कोई भी जो है आप कह सकते हैं कि ई कोलाई जो नॉर्मल है उसमें कोई भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसमें कोई भी जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इनमें से नहीं होता। जो यहाँ पे आप देख रहे हैं एम्पिसिलिन, क्लोराफेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन या कैनामाइसिन, इनमें से कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नॉर्मल ई कोलाई में नहीं होता है, याद रखिएगा। फिर क्लोनिंग साइट की बात आती है। क्लोनिंग साइट में सबसे अच्छा जो है वेक्टर वो होता है जिसमें किसी एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए सिंगल रिकॉग्निशन साइट हो, लेकिन अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए अलग अलग जो है कई साइट, मेरी साइट हो सकती है। अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए एक एक कई जगह साइट हो सकती है, बट सबसे अच्छा वेक्टर वही होता है कि सिंगल रिकॉग्निशन साइट होना चाहिए। उसके बाद में फिर लाइगेशन कर देते हैं एलियन डीएनए का, और लाइगेशन करने के बाद जैसे ही आप जो है वेक्टर में लाइगेशन कर देंगे, जोड़ देंगे किसी भी एलियन डीएनए को, तो ये हो जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या हो जाएगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। उसके बाद में फिर जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन उसमें जो है होते हैं दो, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, दो जो है रेजिस्टेंस जीन है एंटीबायोटिक के। किसी एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन पे हम एलियन डीएनए को जोड़ते हैं, और जो है जोड़ने के लिए पहले क्या किया जाएगा? BAMH फर्स्ट वाली जो साइट है, इस साइट पे जो है यहाँ पे हम जोड़ेंगे, जिससे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन रिमूव हो जाएगा
और इसी जगह पे हम एलियन डीएनए को जोड़ देंगे। याद रखिएगा, बस ये नोटिस करना है आपको कि टेट्रासाइक्लिन की जगह पे जोड़ने के लिए कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करना होगा। तो याद रखिएगा BAMH फर्स्ट जो है यूज करना होगा, क्योंकि इसी जगह पे टेट्रासाइक्लिन है। और जैसे ही जोड़ेंगे तो उसके बाद में जोड़ने के बाद ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो जाएगा। इसमें एक जीन तो गायब हो गया, एक जीन रहेगा। उसी के बाद में आपको यहाँ पे बता रहा है कि जैसे ही आप रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड करेंगे तो कौन सा लॉस हो जाएगा, टेट्रासाइक्लिन वाला लॉस, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ फॉरेन डीएनए। ठीक है, उसके बाद फिर जो है आप इसकी जो है पहचान करेंगे कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। तो उसके लिए रिकॉम्बिनेंट को जो है रिकॉम्बिनेंट ग्रो करता है एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम में, लेकिन जो है वो टेट्रासाइक्लिन मीडियम में जो है ग्रो नहीं करता। क्यों? क्योंकि टेट्रासाइक्लिन मीडियम में इसलिए नहीं ग्रो करता क्योंकि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन जो है आपने उसी जगह पे जो है कट करके जोड़ दिया एलियन डीएनए। तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन जब नहीं रह गया तो उसमें जो है उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। याद रखिएगा, ठीक है, उसमें ग्रोथ उसकी इनहिबिट हो जाएगी। और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होता है, नॉन रिकॉम्बिनेंट ये जो है दोनों मीडियम में ग्रो करता रहता है। इस तरीके से आप पहचान कर लेते हैं कि कौन सा जो है ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। ठीक है, जबकि दूसरा वाला एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो है ये जो है अब इसीलिए आप इसको बोलते हैं कि जो है एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन की जो है जगह पे आपने दूसरा जोड़ दिया और जो है फिर ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो है क्या हो गया, ये इनएक्टिवेट हो गया ड्यू टू इंजर्शन, क्योंकि इस जगह पे आपने अपने एलियन डीएनए को इंजर्ट कर दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद में फिर जो है ये लेकिन जो प्रोसेस है ये बड़ी कठिन प्रोसेस होती है, क्योंकि इसमें एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों एंटीबायोटिक का जो है साइमल्टेनियस प्लेटिंग करना पड़ता है, और जो है इसलिए ये कंपल्सर प्रोसीडर दैट इज कठिन प्रोसेस हो जाती है। इसलिए जो है एक अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर भी यूज किया गया, जिसमें जो है वो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के आधार पे जो है उसको आप पहचानते थे, जो है कलर प्रोड्यूस करता था। इसमें जो एक वेक्टर लिया गया था उसका नाम था, आप कह सकते हैं जैसे PUC18 या PUC19, ऐसे वेक्टर लिया गया। उसमें जो है उस वेक्टर में रिकॉम में जो है एक लेग जेड जीन होता था, और लेग जेड जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है मीडियम में पाया जाने वाला एक जो है केमिकल है एक्सगेल, उसको जो है वो तोड़ देता है, और तोड़ने के बाद जो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज अगर है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज उस केमिकल को तोड़ेगा। तोड़ने के बाद में वहां पे जो है कोई कलर का प्रोड्यूस होगा, आप कह सकते हैं वो कलर होगा ब्लू कलर का। ठीक है, बट जो है अगर लेग जेड जीन की जगह पे ही आप एलियन डीएनए को जोड़ देते हैं, कहां पे जोड़ देंगे, लेग जेड जीन की जगह पे, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा। बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा तो मीडियम में आप केमिकल अगर एक्सगेल डालेंगे तो वहां पे जो है वो जो है आप कह सकते हैं कि ब्रेक डाउन उसका नहीं होगा, और जो है ब्रेक डाउन ना होने से वहां पे जो है ब्लू कलर नहीं आएगा, कॉलोनी हो जाएगी, जो है वहां पे व्हाइट कॉलोनी ही होगी। तो कलर के बेसिस पे अगर कलर ब्लू कलर आ गया तो समझ लीजिए वो हो गया नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, और अगर ब्लू कलर नहीं आया, डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर, तो उसे आप बोल देंगे वो रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी होगी। याद रखिएगा इस चीज को। तो इस तरीके से जो है वहां पे आप पहचान लेते हैं क्रोमोजेनिक सब्सटेंस के बेसिस पे। ठीक है, तो फिर उसके बाद बच्चों बात करते हैं वेक्टर की। तो वेक्टर प्लांट और एनिमल में कौन कौन से होते हैं। प्लांट के लिए आप एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस का यूज करते हैं। ये डाइकाट प्लांट में जो है ये बैक्टीरिया डाइकाट प्लांट में अटैक करता था, और इसकी मदद से जो है हम अपने डीएनए को जो है पहुंचा सकते हैं प्लांट में। और जो रेट्रोवायरस है ये एनिमल्स के लिए स्पेशली यूज किया जाता है। याद रखिएगा, किसके लिए यूज किया जाएगा, एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब इन सारे जो है बैक्टीरियम को जो है जब या वायरस को जब आप लेते हैं अपने जो है प्रोसेस के लिए, ठीक है, तो वहां पे इसे सबसे पहले क्या किया जाता है, इसे डिसॉर्म आप करते हैं कि जिससे ये ज्यादा पैथोजेनिक ना रहे और हमारे जो है जीन ऑफ इंटरेस्ट को ये होस्ट में पहुंचा दे। ठीक है, तो पहले डिसॉर्म किया जाता है, इसके बारे में बताया गया है, इसके बारे में डिटेल में आपने रेगुलर क्लास में पढ़ रखा है। उसके बाद बात आती है कि आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के बाद में उसे होस्ट में कैसे पहुंचाएंगे, तो उसी प्रोसेस को आप बोलते हैं कंपिटेंट होस्ट। इसमें क्या होता है कि डीएनए होता है हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, इसीलिए सेल मेम्ब्रेन से डायरेक्टली पास नहीं होता है। आप साइटोलॉजी में इसको पढ़ चुके हैं। तो इस कंपिटेंट होस्ट में ये प्रोसेस होती है कि कंपिटेंट होस्ट का मतलब होता है कि ये डीएनए को टेकअप कर ले। कंपिटेंट मतलब सक्षम बनाना, आप इसको ऐसे बना दें कि ये डीएनए को टेकअप कर ले। ठीक है, सबसे पहले प्रोसेस में आप कह सकते हैं इसमें कैल्शियम का यूज करते हैं। कैल्शियम के यूज करने से जो है एफिशिएंसी लेवल उनका बढ़ जाता है, जिससे डीएनए बैक्टीरिया के जो है सेल वॉल में जो पोर हैं उससे होता हुआ अंदर पहुंच जाता
जाता है। ठीक है, एक और मेथड होता है इंक्यूबेटिंग मेथड में पहले जो है उसे जो है आप प्लाज्मिड जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है और होस्ट को दोनों को साथ में आप आइस पे रखते हैं, उसके बाद फिर हीट शॉक दैट इज 42 सेंटीग्रेड टेम्परेचर देते हैं, फिर से दोबारा उसे आइस पे रखते हैं, जिससे जो है वो एनेबल हो जाता है बैक्टीरिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए को टेकअप करने के लिए। उसके अलावा एक प्रोसेस और होता है जो माइक्रो इंजेक्शन होता है। माइक्रो इंजेक्शन में उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है, बट ये स्पेशली होता है एनिमल सेल के लिए। प्लांट के लिए एक दूसरा मेथड होता है जिसे आप बोलते हैं बॉलिस्टिक और जीन गन मेथड। इसमें जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं गोल्ड और टंगस्टन की कोटिंग की जाती है किसके चारों तरफ, उस डीएनए के चारों तरफ। उसके बाद फिर जो है जीन गन से इनकॉर्पोरेट करा दिया जाता है। ठीक है, किसके अंदर, जो है प्लांट के अंदर। स्पेशली प्लांट के लिए होता है जीन गन और एनिमल के लिए माइक्रो इंजेक्शन, याद रखिएगा। उसके बाद जो है एक मेथड और है डिसॉर्म पैथोजन। इसमें जो है जो ये पैथोजेंस थे जैसे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियम या रेट्रोवायरस, इन्हें पहले डिसॉर्म करते हैं, फिर नॉर्मली जो है अलाउ कर देते हैं इन्फेक्शन करने के लिए सेल में। ठीक है, तो ये प्रोसेस थी। उसके बाद में बेटा जी तो ये सारे जो है आपने देखा इतने स्टेप जो टूल्स में आते थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोसेस में। प्रोसेस क्या चीज हो जाता है, तो प्रोसेस में सबसे पहले आप क्या काम करते हैं, डीएनए टेक्नोलॉजी को कंप्लीट जो है करने के लिए जो है रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड या होस्ट को जो है जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड होस्ट को बनाने के लिए सबसे पहली प्रोसेस होती है कि जो है आइसोलेशन करें आप जेनेटिक मटेरियल का। तो इसके लिए आपको पता है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सेल में होता है। ठीक है, और जो है जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये केवल प्योर फॉर्म डीएनए पे ही जो है एक्शन करता है, इसीलिए सबसे पहले जरूरत पड़ती है सेल को आप ब्रेक करेंगे। उसके बाद में जो उस ब्रेक करने में जो है उसके प्रोटोप्लाज्म में डीएनए के साथ साथ में और भी बहुत सारी चीजें निकलेंगी, जैसे आरएनए होंगी, प्रोटीन होंगी, ठीक है, पॉलीसेकेराइड होंगी, लिपिड होंगी, ठीक है, बहुत सारी चीजें होंगी। तो एप्रोप्रिएट आप एंजाइम यूज करते हैं। आरएनए को जो है डाइजेस्ट करने के लिए वहां पे आरएनए डालते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीएजेज डालते हैं, पॉलीसेकेराइड को डाइजेस्ट करने के लिए आप जिस तरीके का जो है वहां पे है, चाहे सेलुलेज आप यूज करें, चाहे जो है आप एमाइलेज यूज करें, लिपिड के लिए लाइपेज का यूज करते हैं, दैट इज एप्रोप्रिएट एंजाइम का यूज करते हैं। जैसे बैक्टीरिया के लिए लाइसोजाइम, सेल अगर सेल वॉल है सेल प्लांट की तो सेलुलेज यूज करेंगे, फंजाई की सेल वॉल है तो कार्टिनेज यूज करेंगे। इन सारे एप्रोप्रिएट एंजाइम की मदद से आप जो है सारे के सारे मैक्रोमोलिक्यूल को वहां से डाइजेस्ट करके हटा देंगे। उसमें जो है केवल आप कह सकते हैं अब जो है उस सस्पेंशन मीडियम में आपको डीएनए मिलेगा, क्योंकि आपने डीएनए एंजाइम नहीं यूज किया था इसलिए डीएनए बरकरार रहेगा। डीएनए के अलावा और एप्रोप्रिएट एंजाइम आपने वहां पे यूज किया तो और सारी चीजें वहां पे डाइजेस्ट हो जाएंगी। उसके बाद में फिर आप इसे यहाँ से सेपरेट करने के लिए उसे चिल्ड एथेनॉल में जो है वहां पे डालते हैं और जिससे जो है डीएनए का प्रेसिपिटेट बनता है। और उसके बाद में सस्पेंशन से जो है आप क्या करते हैं, इसे जो है आप वहां पे सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, सस्पेंशन से इसे क्या कर लेंगे, उसे सेपरेट कर लेंगे, याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में आप देखते हैं कि यहाँ पे जो है फाइन थ्रेड आपको दिखाई देगा, वहां पे जो है सस्पेंशन में कलेक्शन में उसका क्या दिखाई देगा, फाइन थ्रेड दिखाई देगा, याद रखिएगा। और यहाँ पे आपको दिखाया गया है डीएनए दैट सेपरेट आउट कैन बी रिमूव्ड बाय स्पूलिंग, दैट इज इस स्टिक की मदद से जो है आप क्या सकते हैं उस डीएनए को वहां से आप निकाल लेंगे। ठीक है, स्पूलिंग करके उसे आप अलग कर लेंगे। उसके बाद फिर आ रहा है जो है डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशन पे कैसे कहाँ पे कट करते हैं, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन होता है जो प्यूरिफाइड डीएनए को जो है कट करता है स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस को पहचान के। ठीक है, इसमें जो है क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये भी पूछा जाता है कि जो है अगर जो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन जब कर रहा होता है डीएनए का तो उसको जो है आप चेक कैसे करते हैं उसके प्रोग्रेशन को, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। एगेरोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से जो है आप इसकी प्रोग्रेशन को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन की चेक कर सकते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर जो है डीएनए को ज्वाइन करा देते हैं दोनों कट पीस को, एक प्लाज्मिड वाला कट पीस और दूसरा जो है आपके एलियन डीएनए को किसकी मदद से, लाइगेज एंजाइम की मदद से। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रोसेस में एक स्टेप आता है पीसीआर का। अगर जो है आपका एलियन डीएनए, याद रखिएगा एलियन डीएनए की आप मल्टीपल कॉपी बनाना चाह रहे हैं तो करना पड़ेगा पीसीआर। और अगर जो है इस जो है अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट या एलियन डीएनए को प्लाज्मिड के साथ जोड़ के आप जो है नॉर्मली होस्ट जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड बनाना चाह रहे हैं
आपको लार्ज स्केल पे कोई प्रोडक्ट नहीं बनाना है, ज़्यादा आपको होस्ट ऑर्गेनिन नहीं चाहिए, ज़्यादा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिन नहीं चाहिए, तो सिंपल आप जितना भी आपके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है आप प्लाज्मिड के साथ में जोड़ के होस्ट में इनकॉर्पोरेट करके प्रोडक्ट बनवा सकते हैं। बट अगर लार्ज स्केल पे आपको प्रोडक्ट बनवाना है तो क्या करना होगा, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी कॉपी नंबर ज़्यादा चाहिए, और ज़्यादा कॉपी नंबर अगर चाहिए तो पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की मदद से आप मल्टीपल कॉपी उसकी बनाते हैं। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे जो है डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट जो था उसकी मल्टीपल कॉपी बनाते हैं, कहाँ पे, इन विट्रो मीडियम में। ठीक है, इसके लिए जो है यूजिंग आपको बता रहा है, यूजिंग 2 सेट ऑफ प्राइमर, 2 सेट ऑफ प्राइमर लेते हैं, उसमें ओलिगोन्यूक्लियोटाइड होता है, और उसके बाद में फिर डीएनए पॉलीमरेज की मदद से जो है आप वहाँ पे पॉलीमराइजेशन कराते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और वहाँ पे न्यूक्लियोटाइड जो आप मीडियम में प्रोवाइड करते हैं वही जो है वहाँ पे आप पॉलीमराइजेशन में यूज होता रहता है। इसकी मदद से, इस पीसीआर की मदद से आप बहुत सारे जो है कॉपी बना सकते हैं, कई बार इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं। ठीक है, और ये जो है एम्प्लीफाइड होता रहता है, इसका नंबर बढ़ता रहता है, और लगभग जो है आप कह सकते हैं 1 बिलियन कॉपी का फॉर्मेशन आप कर सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक एंजाइम यूज करते हैं, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि जब आप बार बार प्रोसेस करते हैं तो अभी आप देखेंगे कि थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज ज़्यादा टेम्परेचर पे भी फंक्शनल रहता है, और इसीलिए इसमें जब डीनेचुरेशन की प्रोसेस होती है तो उसमें 94 to 96 सेंटीग्रेड टेम्परेचर का यूज करना पड़ता है, और बार बार जब रिपीट करते हैं तो अगर नॉर्मल जो है डीएनए पॉलीमरेज रहेगा तो डीनेचर हो जाएगा। इसीलिए ऐसा डीएनए पॉलीमरेज यूज करते हैं जो थर्मोस्टेबल हो, और ये ऑब्टेन किया जाता है थर्मस एक्वाटिकस, एक बैक्टीरिया है उससे। ठीक है, ये ज्यादा टेम्परेचर पे भी एक्टिव रहता है, याद रखिएगा। और जो है ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो भी है वहां पे, जिससे जो आप कह सकते हैं कि डीनेचुरेशन से अपने आप को बचा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, हाई टेम्परेचर इंड्यूस्ड डीनेचुरेशन और डबल स्टैंडर्ड डीएनए, जिससे जो आप कह सकते हैं कि वो रिमेन एक्टिव रहता है उस पे भी। ठीक है, और एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंट जो है डिजायर्ड, इफ डिजायर्ड कैन नाउ बी यूज्ड टू लाइगेट विद वेक्टर फॉर फर्दर क्लोनिंग। उसके बाद में जब आपको एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंट जितने भी मिल गए, जैसे 1 बिलियन मिल गए, तो आप 1 बिलियन प्लाज्मिड या ज्यादा से ज्यादा वेक्टर में उसको जोड़ सकते हैं। इस प्रोसेस में 3 स्टेप में कंप्लीट होती है, पहले डीनेचुरेशन, दूसरा एनेलिंग, तीसरा एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन में 94 to 96 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जो है इसके दोनों स्टैंड को सेपरेट करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आरएनए प्राइमर की मदद से जो है यहाँ पे जो है पॉलीमराइजेशन कराते हैं। तो इसमें जो है ये स्टेप कहलाता है एनेलिंग, क्योंकि इसमें टेम्परेचर बढ़ाया गया, डीनेचुरेशन में एनेलिंग में टेम्परेचर को कम किया जाता है, जिससे प्राइमर जो है इससे जुड़ सके। तो बाइंडिंग ऑफ द प्राइमर विथ टेम्पलेट स्टेज एट द प्रोसेस ऑफ एनेलिंग। इसमें डीएनए पॉलीमरेज दैट इज टैग पॉलीमरेज का यूज किया गया, और डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड का यूज किया जा रहा है, जिसके बाद में फिर एक्सटेंशन की प्रोसेस होती है, और लगभग 30 साइकिल के बाद में आप देखते हैं 1 बिलियन टाइम एम्प्लीफाइड हो जाता है। यहां से आपसे क्वेश्चन बेटा पूछा जा सकता है कि कितनी साइकिल में लगभग 1 बिलियन बनेगा, तो अप्रॉक्सीमेट 1 बिलियन फॉर्मेशन के लिए, एम्प्लीफिकेशन के लिए 30 साइकिल चलाना होता है। स्टेप से कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो पहला स्टेप डीनेचुरेशन, दूसरा स्टेप प्राइमर एनेलिंग दैट द एडिशन ऑफ प्राइमर विद टेम्पलेट स्टेज, और तीसरा स्टेप हो जाएगा एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर। ठीक है, याद रखिएगा इसे। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको बता रहा है कि इंजेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट, जब आपने जो है प्लाज्मिड में जो है आपने जो है जोड़ दिया वेक्टर में, वेक्टर या प्लाज्मिड में आपने लाइगेट कर दिया अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को, तो उसके बाद होस्ट में फिर आप इंजेक्ट कर सकते हैं। आपने उसके पहले इंजेक्शन का मेथड जो है आपने पढ़ लिया है, किस किस तरीके से आप इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर यहाँ पे आप देखते हैं जो आपने इंजेक्शन की बात की थी, तो वहां पे आप कंपिटेंट जो बोलते थे, कंपिटेंट या टेकअप डीएनए बाय द होस्ट सेल, उस प्रोसेस को आप कराएंगे। उसके बाद जैसे इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है, मान लीजिए उसमें एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है एम्पिसिलिन के लिए, एक जीन उस वेक्टर में सपोज दैट कि एम्पिसिलिन के लिए जो है रेजिस्टेंट जीन बरकरार है, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन वाली जगह पे आपने तो जो जोड़ दिया था वहां पे जो है एलियन डीएनए। तो उसके बाद जब आप देखेंगे तो जो ट्रांसफॉर्म होगा वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस सेल जो है उसमें आप कह सकते हैं कि जब आप जो है उसमें आप ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो इसमें इस पूरी प्रोसेस को आप रिमाइंड करिएगा, कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बेयरिंग जीन फॉर रेजिस्टेंट टू एन एंटीबायोटिक दैट इज एम्पिसिलिन ट्रांसफर इनटू ई कोलाई सेल, द होस्ट सेल बिकम ट्रांसफॉर्म। उसके बाद में जैसे आपने जो है उसे भेजा, होस्ट सेल जो है क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया इनटू एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस सेल, क्योंकि जो नॉर्मल ई कोलाई था, नॉर्मल इकोला इन सारे एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंट नहीं होता था। आपने ऐसा प्लाज्मिड अंदर भेज दिया जिसके बाद में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, तो ये अब जो है
इकोलाई जीएमओ हो गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हो गया, और ये ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक है। इसके बाद में आप इसे जो है पहचानेंगे कैसे, तो आपको पता है कि जैसे ही जो है आप इसे जो है एम्पिसिलिन के जो है एंटीबायोटिक में जैसे ही आप इसकी प्लेट से इसको गुजारेंगे, अगर प्लेट पे एम्पिसिलिन जैसे आप डालेंगे तो जो ट्रांसफॉर्म है वो तो ग्रो करेगा, और जो अनट्रांसफॉर्म है वो जो है उसकी हो जाएगी डेथ, वो डाई कर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास जो अनट्रांसफॉर्म है, जैसे नॉर्मल इकोलाई है, उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन कोई ऐसा नहीं है, याद रखिएगा। इस तरीके से जो है आपने एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन की मदद से यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया, तो एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन भी जो है ये सेलेक्टेबल मार्कर का काम करेगा। ठीक है। फिर ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, जब आपने जो है होस्ट बना लिया, ट्रांसफॉर्म इकोलाई बना लिया, तो उसके बाद में फिर जो है आप यहाँ पे क्या करेंगे कि जो उनसे प्रोडक्ट बनेगा उसे ऑब्टेन करेंगे। तो ये जो क्लोनिंग वेक्टर था, ठीक है, जो आपने ट्रांसफर किया था बैक्टीरिया या प्लांट या एनिमल सेल में, इसमें एलियन डीएनए अपना मल्टीप्लाई करेगा, और जो भी उसका जो है काम है वो करेगा। अल्टीमेट इसका एम होता है कि डिजायरेबल प्रोटीन का फॉर्मेशन कराना, और फिर जो है जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए था वो एक्सप्रेशन अपना दिखाएगा और प्रोडक्ट बनेगा। उसके लिए जरूरत होती है कि वहां पे जो है कंडीशन ऑप्टिमाइज रहे, ऑप्टिमाइज कंडीशन आप प्रोवाइड करें जो है, जिससे टारगेट प्रोटीन बने और अपना एक्सप्रेशन पूरी तरीके से जीन करे। ठीक है। उसके बाद जो है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होस्ट हैं यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हैं, क्योंकि जैसे इकोलाई में ह्यूमन इंसुलिन का जीन भेजा गया था, तो ये हो गया था हेटेरोलॉगस होस्ट, और इनसे बना हुआ प्रोडक्ट अगर प्रोटीन है तो उसे आप रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बोलते हैं। उसके बाद में फिर जो है उस यहाँ पे जो अभी आप देखेंगे, जो यहाँ पे ये एक तरीके से आप देखते हैं क्या है, ये बायोरिएक्टर है। इस बायोरिएक्टर में जहाँ पे आप ग्रोथ करा रहे होते हैं उस जो है ऑर्गेनिज्म की, तो वहाँ पे जो है आप बहुत सारे रॉ मटेरियल उस जो है सिस्टम में भेजते रहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि वहाँ पे भेजेंगे, और दूसरी तरफ से जो है आप उसे जो भी है प्रोडक्ट या वेस्ट मटेरियल उसे आप निकालते रहेंगे, वेस्ट मटेरियल को आप निकालते रहेंगे। दूसरी चीज को यहाँ पे बोला, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ड्रेन आउट फ्रॉम द वन साइड विद fresh medium is added from the other to maintain the cell in their physiological most एक्टिव लॉन्ग एक्सपोनेंशियल फेज के लिए। तो एक साइड से आप जो है मटेरियल्स को भेजेंगे, दूसरी साइड से आप विड्रा करते रहेंगे जो भी वेस्टेज है। इस तरीके से लार्ज क्वांटिटी में अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है तो बायोरिएक्टर का यूज करना पड़ेगा, और जैसे बायोरिएक्टर में 100 to 1000 लीटर तक का फॉर्मेशन हो जाता है। बायोरिएक्टर एक वेसल शेप स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पे जो है फिर ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट, विटामिन, ऑक्सीजन जो भी जरूरत है। तो फिर प्रोडक्ट जो है वो जीएमओ वहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाता रहता है। जो कॉमनली यूज किया जाने वाला जो बायोरिएक्टर है बेटा वो स्टायरिंग टाइप है, और यहाँ पे दो फिगर आपके बने हुए हैं, एक सिंपल स्टायर टैंक बायोरिएक्टर, दूसरा स्पॉज स्टायर टैंक बायोरिएक्टर थ्रू व्हिच स्टार एयर बबल और स्पॉज। तो बी वाला भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वो कौन सा है जो स्टार एयर बबल को जो है स्पॉजिंग में जो है प्रोसेस से जो है गुजारा जाता है, स्पॉजिंग होती है। तो आप कहते हैं इस फिगर में आपको दिखाया गया इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर, बबल ड्रामेटिकली इंक्रीज द ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया। ठीक है, तो इन दोनों फिगर को देख लीजिएगा, ये सिंपल वाला है जबकि ये बी वाला स्पॉज स्टार टैंक है। बी वाले में ही स्पॉज स्टार टैंक में ही जो है स्टार एयर बबल और स्पॉज होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, फिगर को एक बार देख लीजिएगा, सारे इसके पार्ट को समझ लीजिएगा। उसके बाद फिर जो है जब प्रोडक्ट वहां पे बन गया पूरी तरीके से, प्रोडक्ट आपने बना लिया, तो उसके बाद आती है नेक्स्ट स्टेजिंग डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में आपने देखा है कि सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन जो होती है, सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन को ही बोलते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द फॉर्म प्रोडक्ट इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। उसके बाद में फिर उसको सुटेबल प्रिजर्वेटिव में आप रखते हैं, और फिर जो है सुटेबल प्रिजर्वेटिव में रखने के बाद क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है। अगर ड्रग है, ड्रग के केस में क्लिनिकल ट्रायल करेंगे, याद रखिएगा। और डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग ये वेरी करता है प्रोडक्ट से प्रोडक्ट में। तो बच्चों जो है इस पूरे चैप्टर को आपने जो है ऐसे इसी तरीके से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी को आप बार बार रिवाइज करिए और टॉपिक को रिमाइंड करिए। पूरे चैप्टर में आपको टूल्स पहले पढ़ना है, उसके बाद प्रोसेस पढ़ना है, और जो मेन कोर थे वो जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के थे।
टूल में जो था आपने देखा था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम, लाइगेज हो जाते हैं, उसके बाद में होस्ट ऑर्गेनिक और वेक्टर हो जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और प्रोसेस की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले आइसोलेट करते हैं डीएनए को, उसके बाद फ्रेगमेंटेशन करते हैं डीएनए का रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा, उसके बाद फिर डिजायर्ड डीएनए जो भी है उसका आइसोलेशन करते हैं फ्रेगमेंट का, ठीक है। आइसोलेशन जब आप कर रहे थे तो उसी को आपने बोला था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस। उसके बाद फिर आप लाइगेशन कराते हैं, ठीक है। किसका लाइगेशन कराएंगे? वेक्टर के साथ में अपने डीएनए फ्रेगमेंट या जिसे आप एलियन डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं उसे जोड़ देंगे। उसके बाद फिर जो है इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड या वेक्टर को आप भेज देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। ट्रांसफर करेंगे किसमें? होस्ट के अंदर, और फिर कल्चर कराएंगे, कल्चर मीडियम में उसकी ग्रोथ कराएंगे। फिर जो है बाद में आप डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग दैट इज सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन करेंगे उस प्रोडक्ट का, ठीक है बच्चों। तो चलिए आप इसको अच्छी तरीके से रिवाइज करिएगा, और जो है फिर हम लोग जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के फर्स्ट डिवीजन में, ठीक है। ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।